हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने जनरल बोरिंग से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं सवाल को, फिर सॉल्व करते हैं। कहता है YIBDIDO लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एज अ क्वालिफाइंग एसेट ऑन 1 March 2000X1। द कंस्ट्रक्शन वॉज completed on 30th November 2000X1 एंड ब्रॉट इन टू यूज ऑन 1 January 2000X2। एक कंपनी हमारे पास YIBDIDO लिमिटेड के नाम से, जिन्होंने एक क्वालिफाइंग एसेट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 March X1 पे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 30 नवंबर X1 पे। 30 नवंबर X1 पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, लेकिन हमने इस एसेट को एक्चुअली 1 जनवरी 2000X2 से इस्तेमाल किया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम टू 1 लाख रुपीज़ रेजिडुअल वैल्यू। सर 10% पे हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे, यानी कि 10 साल की यूजफुल लाइफ है और 1 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है। फिर हमें कहता है द कंपनी हैड द फॉलोइंग जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी के पास 3 जनरल लोन हैं जो कि पूरे साल जो कि आउटस्टैंडिंग रहे ड्यूरिंग द ईयर। बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। बैंक ए का लोन अमाउंट है 3 लाख, बैंक बी का 2 लाख और बैंक सी का 1 लाख। तीनों बैंक पे इंटरेस्ट है 15%, 10% और 12%। बैंक ए से लोन 1 जनवरी 2001 पे लिया गया, इसे ड्यूरिंग द ईयर रिपे नहीं किया गया। बैंक बी से लोन 1 अप्रैल X1 पे लिया गया और 30 अप्रैल 2001 पे रिपे किया गया। और बैंक सी से लोन 1 जून X1 पे लिया गया और 31 दिसंबर 2001 पे रिपे किया गया। आगे कहता है द इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपाउंडेड एनुअली, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज फॉलो। अब हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की डिटेल दे रहा है। सबसे पहले हमने एक लाइन का स्लैब पे खर्चा किया 1 March X1 पे 60,000 रुपये का। फिर वेटिंग फॉर द स्लैब टू क्योर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, इस पर कोई खर्चा नहीं हुआ और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले 1 मार्च पे हमने 60,000 का कोई स्लैब परचेज करके स्लैब रख दिया और 1 महीना वेट किया इस स्लैब की क्योर होने में। और ये स्लैब की क्योरिंग का प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस है। चूंकि ये क्योरिंग का प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इस पीरियड को भी पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का पार्ट बनाएंगे। इस पीरियड में भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। फिर हमने मटीरियल परचेज किया 1 अप्रैल X1 पे 1,20,000 रुपये का। और फिर हमने लेबर कॉस्ट इनकर की है 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक 3,30,000 रुपये। इसके बारे में कहता है इनकर्ड इवनली ओवर द मंथ्स बट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। कह रहा है ये जो 3,30,000 का खर्चा आपने लेबर पे किया है 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक टोटल लेबर कॉस्ट है 330। और हर महीने की जो लेबर कॉस्ट है वो हमने हर महीने के स्टार्ट पे की है। लेबर का बेनिफिट, लेबर को यूज़ करने का बेनिफिट हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक किया, लेकिन उनकी जो मंथली सैलरी है हर महीने की सैलरी मंथ के स्टार्ट पे की जाती है। आगे कहता है इंटरेस्ट इनकम ऑफ 30,000 वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड द बिल्डिंग इज क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पज ऑफ IS 23। अब सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे 3 चीज़ें मांगी गई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2001। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001 एंड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज एट 31 December 2001। तो हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और साल के आखिर में इस एसेट की क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास ये सवाल एक जनरल बोरिंग का सवाल है और हमारे पास इस सवाल में 3 जनरल बोरिंग्स दी हुई हैं। तो पहले हमें इनका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है और वो जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होगा वो ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड कैलकुलेट होगा। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। अब देखें वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट वर्कआउट करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास 3 बैंक से लोन है, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी। तीनों बैंक से जो लोन है उनका अमाउंट है हमारे पास 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो इसे प्लॉट कर देते हैं 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर तीनों बैंक्स के लोन के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है 15%, 10% और 12%। तो यह आ जाएगा 15%, 10% और 12%। अब हमें जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है ना, ये वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड है। यानी कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन पीरियड कैपिटलाइजेशन पीरियड है, जिस पीरियड की हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, उस पीरियड का हमने एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। देखिए इस सवाल में जो हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1 March X1 पे और कंस्ट्रक्शन एंड हुई है 30 नवंबर 2001 पे। तो अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ कि कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हो रही है
1 मार्च X1 और कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट या एंड हो रही है 30 नवंबर 2000 X1। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 मंथ्स हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड है। अब हमने ये भी देखना है कि इन 9 मंथ्स में ये जो तीनों बैंक के लोन है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, ये कितने कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। लाइक अगर आप लोन 1 को देखें, बैंक ए का लोन, ये हमने साल के पहले दिन लिया और ये साल के आखिर तक हमने रिपे नहीं किया। जब ये लोन साल के पहले दिन लिया और साल के आखिरी दिन तक रिपे नहीं किया, यानी कि एक्चुअली ये लोन पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। तो एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं इस 3 लाख को 9/12 कर देता हूँ। इसी तरीके से बैंक बी को देखें, तो बैंक बी का लोन लिया गया है 1 अप्रैल पे और रिपे किया गया है 30 सितंबर पे। अब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 मार्च पे, यानी कि लोन हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद लिया और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 नवंबर पे, यानी कि लोन हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले रिपे कर दिया। तो ये लोन यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटस्टैंडिंग रहा है। तो ये बनता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो सेकंड लोन पे एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं 2 लाख रुपए को 6/12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और फिर इसी तरह तीसरा लोन बैंक सी 1 लाख, ये हमने लिया 1 जून पे और रिपे किया 31 दिसंबर पे। अब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1 मार्च पे, यानी कि लोन हमारी कंस्ट्रक्शन के बाद लिया गया है और रिपे हुआ है 31 दिसंबर और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 नवंबर, यानी कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन के बाद रिपे हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक का पीरियड काउंट करेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये भी बनते हैं हमारे पास 6 मंथ्स। अब एवरेज बैलेंस वर्कआउट करें इन तीनों लोन का, तो 3 लाख इंटू 9/12 ये आ जाएगा 2,25,000। 2 लाख इंटू 6/12 तो ये आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख इंटू 6/12 तो ये आ जाएगा 50,000। ये हमने इन तीनों लोन का एवरेज बैलेंस कैलकुलेट कर लिया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड और ये आ रहा है हमारे पास 375,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज बैलेंस पे ही मैं इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर देता हूँ। तो बैंक ए के लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है 33,750, बैंक बी के लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 और बैंक सी के लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है 6,000। तो हमारे पास तीनों इंडिविजुअल लोन के ऊपर कैपिटलाइजेशन पीरियड में इंटरेस्ट का टोटल आ रहा है 49,750। अब हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि जो भी हमारी जनरल बोरिंग्स हैं, मल्टीपल बोरिंग्स हैं, उनका कैपिटलाइजेशन पीरियड में इंटरेस्ट का टोटल दैट इज 49,750, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारी जनरल बोरिंग्स हैं, मल्टीपल बोरिंग्स हैं, उनका कैपिटलाइजेशन पीरियड में एवरेज बैलेंस दैट इज 3,75,000। तो हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 13.267%। 13.267%। ये हमने जनरल बोरिंग की कैपिटलाइजेशन के लिए एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक टाइमलाइन बना लिया 1 जनवरी X1 से लेकर 31 दिसंबर 2000 X1 तक, पूरे 12 महीनों का एक टाइमलाइन बना लिया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हमारी 1 मार्च पे, यानी कि यहाँ पे तो जनवरी का महीना और फरवरी का महीना ये हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। और कंस्ट्रक्शन एंड हुई है 30 नवंबर पे, यानी कि दिसंबर का महीना भी हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। तो इन 3 महीनों को तो हम पहले ही एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड में फॉल नहीं करते। कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हुई 1 मार्च से लेकर और कंस्ट्रक्शन एंड हुई 30 नवंबर पे। अब जनरल बोरिंग के केस में आपने सरप्लस फंड और सरप्लस फंड पे आने वाली इनकम वगैरह को नहीं देखना, आपने सिर्फ एक्सपेंडिचर के पेमेंट्स को देखना और उस पर अकॉर्डिंगली बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना है। तो अब हम एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहली एक्सपेंडिचर की पेमेंट हुई है 1 मार्च पे 60,000 रुपये की, तो मैं 1 मार्च पे 60 की पेमेंट प्लॉट कर देता हूँ। इसके बाद 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमने एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू स्लैब की क्योर होने का वेट किया। फिर दूसरा खर्चा हुआ है 1 अप्रैल पे 1,20,000 का, तो 1 अप्रैल पे मैं 1,20,000 का खर्चा प्लॉट कर देता हूँ। और फिर तीसरा खर्चा हुआ है 3,30,000 का 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक। तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक अगर आप काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बनते हैं हमारे 8 महीने। अब 8 महीनों में 3,30,000 का खर्चे का मतलब है कि हर महीने की सैलरी कितनी है 330
डिवाइडेड बाय 8, तो हर महीने की सैलरी है 41,250। आगे कहता है इनकर्ड इवनली ओवर द मंथ बट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, यानी कि हर महीने की सैलरी हमने हर महीने के स्टार्ट पे किया है। यानी कि हमने अप्रैल के स्टार्ट पे किया होगा 41,250, फिर मई के स्टार्ट पे किया होगा 41,250, फिर जून के स्टार्ट पे किया होगा 41,250, और ऐसे करते 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 हमने नवंबर की सैलरी नवंबर के स्टार्ट में यानी कि अक्टूबर के एंड में पे की होगी 41,250। हमने 41,000 की 250 की 8 पेमेंट्स की है 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक, तो ये हमारा 3,30,000 का खर्चा बनता है। अभी हमने एक्सपेंडिचर्स प्लॉट कर दिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब देखें यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे वर्कआउट होगा। सबसे पहले आपने 60 की पेमेंट की है और इस 60 की पेमेंट पूरे कैपिटलाइजेशन पीरियड में आउटस्टैंडिंग रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 60 का जो खर्चा आपने किया लोन से लेकर ये पूरे 9 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 60,000 इंटू 13.267% इंटू 9/12। फिर उसके बाद हमने सेकंड पेमेंट की है 1,20,000 की। 1,20,000 की पेमेंट की हमने 1 अप्रैल पे, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक आउटस्टैंडिंग रही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीनों के लिए। तो ये आ जाएगा 120 इंटू 13.267% इंटू 8/12। फिर हमने तीसरी पेमेंट की है 41,250 की, वो भी 1 अप्रैल को ही की है, यानी कि ये पेमेंट अगर 1 अप्रैल को की है तो ये भी 8 महीना आउटस्टैंडिंग रही। तो 41,250 मल्टीप्लाई बाय 13.267% मल्टीप्लाई बाय 8/12। अब जो हमने 41,250 की सेकंड पेमेंट की वो हमने मई के स्टार्ट पे की है। अब अगर ये पेमेंट मई के स्टार्ट में की है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो 41,250 मल्टीप्लाई बाय 13.267% मल्टीप्लाई बाय 7/12। इसी तरह फिर जो पेमेंट हमने जून के स्टार्ट पे की, ये पेमेंट 1 2 3 4 5 6 महीने आउटस्टैंडिंग रही। 41,250 मल्टीप्लाई बाय 13.267% मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि अब हर अगली पेमेंट एक महीना डिले होती, एक महीने के बाद होती जा रही है, तो उस पर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मंथ्स रिड्यूस होते जाएंगे। और फाइनली जो नवंबर की 8वीं पेमेंट यहाँ पे हुई उस पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा। तो मैं पूरी वर्किंग प्लॉट कर लेता हूँ और कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये हमने 41,250 की 8 पेमेंट्स प्लॉट कर दी, 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। हर महीने की पेमेंट हर महीने के स्टार्ट पे हुई और अकॉर्डिंगली वो 8 7 6 5 4 3 2 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रही। इन सारी इंडिविजुअल कंप्यूटेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा, और वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, दैट इज 33,002। अच्छा, अब ये तो एक वर्किंग करने का तरीका था, समझाने के लिए मैंने पूरी डिटेल वर्किंग की है, लेकिन इसी वर्किंग को आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। देखो शॉर्टकट तरीके से किस तरह से हम इस वर्किंग को करेंगे। अगर तो हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का एक टाइमलाइन बनाएं, हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 मार्च X1 पे और हमारी कंस्ट्रक्शन एंड हुई 30 नवंबर X1 पे। सर 1 मार्च पे हमने एक 60 की पेमेंट की थी, फिर 1 महीने बाद 1 अप्रैल X1 आया, 1 महीने बाद 1 अप्रैल पे हमने 1,20,000 की एक पेमेंट की, और फिर 1 अप्रैल X1 से लेकर 30 नवंबर तक, 1 अप्रैल X1 से लेकर 30 नवंबर तक हमने लेबर की पेमेंट की है इन टोटल 3,30,000। अब इस 3,30,000 का मतलब क्या है। सर आपने पहली पेमेंट की है 41,250 की, फिर आपने दूसरी पेमेंट की दूसरे महीने के स्टार्ट पे, तो आपकी टोटल पेमेंट हो गई 41,250 इंटू 2, ये हो गया 82,500। फिर आपने इस एक और पेमेंट की 41,250 की, तो ये हो गया हमारे पास 123.75, यानी कि जब आपने लेबर की पहली पेमेंट की तो पहली पेमेंट थी 41,250,
फिर एक महीने बाद 41,250 की मजीद पेमेंट की तो टोटल हो गया 82.5। फिर एक महीने बाद 41,250 की एक और पेमेंट की तो ये हो गया 123.75। और ऐसे करते 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 ये नवंबर के स्टार्ट तक 3,30,000 हो जाएंगे। अब हमने अगर इसको प्लॉट कर दिया, अब हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एक आसान तरीके से, एक शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, देखिए सबसे पहली पेमेंट 60,000 की पेमेंट है जो कि 1 मार्च पे की गई, ये वाली। इस पे तो हमने 13.267% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही है 9 मंथ्स के लिए। दूसरी पेमेंट 1,20,000 की है, इस पे भी 13.267% 8 मंथ्स के लिए। अब जो तीसरी पेमेंट है ना, जो हमने इवनली हर महीने के स्टार्ट पे पे की है, पहले 41,250, फिर 41 मजीद, फिर 41 मजीद करते करते ये 320, इस पीरियड का हम एक एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोएस्ट नंबर प्लस हाईएस्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो लोएस्ट नंबर है 41,250, हाईएस्ट नंबर है 330। तो अगर मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूँ 41,250 प्लस 3,30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास इन 8 महीनों का एक एवरेज बैलेंस आ गया। अब इस पर हम अप्लाई करें 13.267%, और ये कितने महीनों का एवरेज बैलेंस है? 8 महीनों का। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 8/12 से। तो आप चाहो तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से भी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपने सही वर्किंग की है तो यहाँ पे आपके पास वही नंबर आएगा जो आपने पहले वर्कआउट किया था, दैट इज 33,002। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 33,002 ही बनेगा। तो ये हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए कंप्लीट हुई, दैट इज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। इसे मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर ए, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, दैट इज 33,002। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी में हमसे इसका डेप्रिसिएशन मांगा गया है फॉर द ईयर 2000x1। देखिए इन्होंने हमें बताया था कि हमारा एसेट 30 नवंबर पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने एक्चुअली यूज़ किया 1 जनवरी पे। हमें मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम डेप्रिसिएशन जिस वक्त एसेट को एक्चुअली यूज़ करें उस वक्त नहीं, बल्कि जिस वक्त एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए उस वक्त से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर बी और रिक्वायरमेंट नंबर सी के लिए हमें एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए कॉस्ट कितनी है सर? एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 60,000 रुपये का स्लैब खरीदा, 1,20,000 का मटेरियल खरीदा और 3,30,000 लेबर को सैलरी पे की और 33.002 ये हमारी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड है। 60,000 का स्लैब खरीदा था, 1,20 का मटेरियल खरीदा, 3,30,000 की लेबर की पेमेंट, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। तो हमारे पास एसेट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 543,002। और ये कॉस्ट मैं किस दिन कैलकुलेट कर रहा हूँ? 30 नवंबर x1 पे, क्योंकि 30 नवंबर x1 पे एसेट हमारा रेडी हो गया। अब 2000x1 में हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 महीने का। कैसे? 543,002 की कॉस्ट है, 1 लाख की रेजिडल वैल्यू है, तो हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई। 10% का रेट है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि 10 साल की यूजफुल लाइफ, तो डिवाइड बाय 10, और सिर्फ 1 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 1 महीना क्यों? 30 नवंबर पे एसेट रेडी हुआ है तो सिर्फ दिसंबर के महीने का डेप्रिसिएशन। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3691, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारे पास एसेट की क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 31 दिसंबर x1 पे। तो 543,002 से हम 3691 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 539,309। तो ये हमने सवाल की तीनों रिक्वायरमेंट्स अचीव कर ली। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट कैलकुलेट की ताकि हम डेप्रिसिएशन और कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।